प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि अरस्तु के विचारों को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया है और उनके लाइफ टाइम के बारे में और उनके वर्क के बारे में हमने बात की थी। वहाँ पर एक क्वेश्चन उठा था कि प्लेटो तो अरस्तु के गुरु थे, लेकिन फिर भी प्लेटो को राजनीति विज्ञान का फादर क्यों नहीं पुकारा गया, जबकि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का फादर पुकारा गया है। तो इसका उत्तर ये है कि अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति है वही उसको उनकी अध्ययन पद्धति की वजह से ही अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस पुकारा जाता है, क्योंकि अरस्तु ने वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करने का प्रयास किया। तो अरस्तु की पद्धति को समझने का अब हम लोग को समझना पड़ेगा कि उनकी मेथड ऑफ स्टडी क्या थी, यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड क्या है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग अरस्तु ने कैसे किया और आज से 2500 साल पहले अरस्तु कैसे उन चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अरस्तु को पद्धति को अगर समझें तो ज़रूरत है कि हम कि प्लेटो की अध्ययन पद्धति से भिन्नता स्पष्ट हो जाए आपको, कि प्लेटो के पढ़ने का तरीका क्या था और अरस्तु के पढ़ने का तरीका क्या था। तो अरस्तु की अध्ययन पद्धति प्लेटो की पद्धति से बिल्कुल भिन्न है। प्लेटो की पद्धति निगमात्मक है, जिसे दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। आदर्शवादी दार्शनिकों, आइडियलिस्टिक फिलोसोफर्स में यह पद्धति काफ़ी लोकप्रिय रही है। तो यह जो पद्धति कहलाती है, इसके अंदर आप सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होते हैं। सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होते हैं। इसको निगमात्मक पद्धति कहते हैं, डिडक्टिव लॉजिक है, डिडक्टिव मेथड है इसको। तो इसमें क्या होता है कि कुछ सिद्धांतों और मान्यताओं को स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। तो जैसे आपने जब प्लेटो पढ़े थे आप, तो आपको ध्यान होगा कि प्लेटो ने मान लिया था कि आत्मा के 3 तत्व हैं, विवेक, साहस और क्षुधा, रीजन, स्पिरिट एंड एपेटाइट। ये उन्होंने स्वीकार कर लिया था प्लेटो ने। तो ये क्या हो गया, ये स्वयं सिद्ध सत्य, अब इसको कोई सिद्ध नहीं कर सकता। प्लेटो ने स्वीकार कर लिया कि आत्मा के 3 भाग हैं, लेकिन हम कोई और भी चाहे तो इसको स्वीकार नहीं कर सकता। जरूरी थोड़ी है कि प्लेटो ने जिसको सच मान लिया है वही सच है। तो लेकिन प्लेटो ने उसको स्वयं सिद्ध सत्य मानकर और फिर उन्होंने एक चीज़ तय कर ली, जनरल चीज़ को तय कर लिया। अब उसके बाद वो अन्य चीज़ों को बताने जाते हैं कि ये ऐसे है, या उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस वजह से है। वो चूंकि स्वयं सिद्ध सत्य को मान लिया उन्होंने। तो ये जो पद्धति होती है, इस पद्धति को बोला जाता है डिडक्टिव मेथड, निगमात्मक। और ये इसको फिलोसॉफिकल मेथड, दार्शनिक लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ दार्शनिक पहले से ही सत्य समझ जाते हैं कि हमारा सत्य ये है, और उसके बाद वो चीज़ों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। तो कुछ आइडियलिस्टिक फिलोसफर्स हैं, जैसे कांट हैं, बोसाके हैं, रूसो हैं, उन्होंने इस पद्धति का प्रयोग किया है, जो सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होती है। तो इसमें कुछ सिद्धांतों या मान्यताओं को स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, और फिर उस सामान्य सत्य के आधार पर विशिष्ट परिणामों तक पहुंचा जाता है। अर्थात निष्कर्ष पहले है तथा प्रमाण या तर्क बाद में। उदाहरण के लिए प्लेटो ने आत्मा को 3 तत्वों, विवेक, साहस व क्षुधा में विभाजन के सिद्धांत को स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में मान लिया, और फिर उस आधार पर विशेष निष्कर्ष निकालने में सहज ही सफल रहा कि दार्शनिक का शासन ही सर्वश्रेष्ठ शासन होता है। फिर वो निष्कर्ष पहुंचे प्लेटो की दार्शनिक का शासन सर्वश्रेष्ठ शासन होता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही मान लिया था कि आत्मा के 3 गुण हैं, और उनमें जो है विवेक जो है वो सबसे बड़ा गुण है। तो ऐसा प्लेटो ने स्वीकार कर लिया था, और फिर वो अपने निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। तो इसने आपने देखा कि कुछ स्वयं सिद्ध सत्य सामने आ गया उनके, प्लेटो के, और फिर उन्होंने अपना निष्कर्ष निकाला। इस निष्कर्ष के समर्थन में वो सुकरात का सिद्धांत भी प्रस्तुत कर देते हैं कि ज्ञान ही सद्गुण होता है, नॉलेज इज वर्च्यू, जो आप पढ़ते हैं अक्सर। तो ये सुकरात का कथन है कि नॉलेज इज वर्च्यू, और उसको जो है वो स्वीकार करते हैं प्लेटो भी। तो इसी आधार पर वो कानून के अस्तित्व को भी अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन इस पद्धति के प्रयोग से प्लेटो ने चाहे जितने भी अच्छे सिद्धांत या आकर्षक सिद्धांत प्रस्तुत किए हों, किंतु उनके समस्त सिद्धांत अव्यवहारिक सिद्ध हुए, क्योंकि उसके निष्कर्षों का आधार ही काल्पनिक था। क्योंकि जो स्वयं सिद्ध सत्य उन्होंने स्वीकार किया था वही काल्पनिक था। तो क्या होता है कि निश्चित रूप से रिपब्लिक एक बहुत महान रचना है, लेकिन वह यथार्थ के धरातल पर टिक नहीं सकती। संक्षेप में दार्शनिक पद्धति या निगमन पद्धति की प्रकृति अवैज्ञानिक होती है, क्योंकि आपने कल्पना के आधार पर उसे स्वीकार कर लिया।
अब आपको यहाँ पर ये अंतर नज़र आने लगेगा, क्योंकि आप पाएंगे कि ये लगभग हर समाज में, जो प्राचीन समाज होते हैं वहाँ पर लोग स्वयं सत्य मान लेते हैं। तो हम पहले से ही कुछ चीज़ों को सत्य स्वीकार कर लेते हैं कि बस ऐसा ही हुआ होगा, आत्मा का अस्तित्व ऐसा है, भगवान की शक्ल ऐसी है, वगैरह वगैरह। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। जरूरी नहीं है कि आप जिस चीज़ को सत्य मान रहे हैं वो सत्य हो। ये आपकी कल्पना भी हो सकती है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण में उसे सही नहीं माना जाता या उसे स्वीकार नहीं किया जाता। किसी भी व्यक्ति की स्वयं सिद्ध सत्य को वैज्ञानिक कल्पना में स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए जो लोग तार्किक होते हैं, जो बौद्धिक होते हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, वह लोग सब कुछ परोसी हुई चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाते। इसीलिए अरस्तु जो है वो निगमन पद्धति का प्रयोग जो है वो अपने यहाँ नहीं करते। ये सामान्यतः निगमन पद्धति का प्रयोग नहीं करते। यहाँ सामान्यतः शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग के बावजूद कुछ मान्यताओं को उसने भी प्लेटो की तरह सत्य मान लिया। तो इसलिए एक शब्द ले लिया गया कि सामान्यतः आप देखेंगे कि जो प्लेटो की पद्धति थी उसको सामान्यतः अरस्तु ने यूज नहीं किया। और उन्होंने सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि अरस्तु के द्वारा जिस पद्धति का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है वो पद्धति है आगमन पद्धति, यानी इंडक्टिव मेथड। अब इंडक्टिव मेथड डिडक्टिव मेथड से अलग है। तो आगमन पद्धति ही वैज्ञानिक पद्धति की पर्याय मानी जाती है तथा यह पद्धति निगमन पद्धति के ठीक विपरीत होती है। तो जैसे आपने प्लेटो की पद्धति में पढ़ा था कि सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होते हैं, वहीं अरस्तु वाली पद्धति में, इंडक्टिव मेथड में, आगमन पद्धति में विशेष से सामान्य की तरफ जाते हैं, यानी फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल जाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो अरस्तु के पढ़ने का तरीका क्या है कि अरस्तु ये देखेंगे कि एक कौवा काला है, फिर दूसरा कौवा भी काला है, तीसरा कौवा भी काला है, चौथा कौवा भी काला है। तो उन्होंने पहले 1 2 3 4 10 50 100 कौवों को देखा और फिर जब देखा कि सब काले हैं तो वो निष्कर्ष निकालेंगे कि सारे कौवे काले होते हैं। ये होती है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल जाने की प्रक्रिया। इसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। तो प्लेटो जो है वो इन्हीं तथ्यों का निरीक्षण करते हैं कि वो किस प्रकार के तथ्य हैं उनके सामने, उसके बाद वो सामान्य सिद्धांत की स्थापना करते हैं। और अरस्तु जो है वो इन विभिन्न तथ्यों का निरीक्षण करने के बाद सामान्य सिद्धांत को स्थापित करते हैं। अरस्तु इसी पद्धति को अपनाते हैं और जैसा कि इस पद्धति की मांग है कि वो निरीक्षण को अत्यधिक महत्व देते हैं कि आप देखें, पहले ऑब्जर्व करें कि ये पेड़ कैसा है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, ये एनिमल कैसा है, उसके बाद निष्कर्ष पे पहुंचिए। तो इसलिए आपको पता है कि अरस्तु के बारे में आप पढ़ते हैं तो आप अक्सर ये फैक्ट जानते होंगे कि अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन किया। तो इसका मतलब अरस्तु ने 158 संविधानों को देखा है और उनको पढ़ा है और फिर वो लिखते भी हैं। जैसे पॉलिटिक्स में आप पढ़ेंगे तो उनका लिखते हैं कि शुरुआत उन्होंने हमेशा इस कथन से की, हमारा निरीक्षण हमें बतलाता है, Our own observation tells us that every state is an association of persons formed with a view to some good purpose। तो अरस्तु का ये कहना है कि हम जब जो हमारे पास राज्य हैं उनको ये देख रहा हूँ तो मुझे ऑब्जर्व करने पे पता चलता है कि हर एक राज्य जो है वो उसमें कुछ व्यक्तियों का एक समूह है और वो समूह इकट्ठा है और वो जुड़ा हुआ है और उनका एक पर्पज़ है एक साथ रहने का, और वो पर्पज़ है कि वो किसी अच्छे उद्देश्य के कारण जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे कहता है कि हम इसलिए आप 158 देशों को देखने के बाद में कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि राज्य की स्थिति ये है कि वो लोगों को जोड़ता है और उसका एक पर्पस होता है। ठीक, तो अरस्तु अपने निष्कर्ष पर बाद में आते हैं, पहले वो उनको ऑब्जर्व करते हैं। तो उदाहरण के लिए जब वो सर्वश्रेष्ठ संविधान या शासन, बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट की खोज शुरू करते हैं तो सीधे कोई पूर्व निर्धारित निष्कर्ष सामने नहीं रख देते, क्योंकि ये इसी पद्धति तो प्लेटो अपनाते हैं कि बेस्ट संविधान कौन सा होगा। तो प्लेटो पहले ही बोल दिया कि आत्मा के 3 गुण हैं और जिसमें आत्मा का विवेक वाला गुण ज़्यादा होगा तो वो बेस्ट होगा। तो प्लेटो ने क्या किया, पहले ही ढूंढ लिया सत्य को। लेकिन अरस्तु की पद्धति अलग है। अरस्तु पहले 158 संविधान को ऑब्जर्व किया और उनको बताया कि इसमें ये है, इसमें ये है, 58 में कैसा है, उसके बाद वो निष्कर्ष पर आते हैं।
तो अरस्तु ऐसा नहीं करते हैं। तो इसीलिए आप पाएंगे कोई भी वैज्ञानिक होता है तो वो पहले ऑब्जर्व करता है, वो एक स्टडी लेगा, दूसरी रीडिंग लेगा, तीसरी रीडिंग लेगा, उन सब परिस्थितियों को एक जैसा करते हुए जब उनकी रीडिंग लेगा तब वो उसके बाद उसका निष्कर्ष आता है। वो पहले से निष्कर्ष नहीं निकाल लेते। तो ये फर्क होता है पढ़ने में। तो अरस्तु जो है ना, उन्होंने क्या कि तमाम यूनानी नगर राज्यों के जितने भी प्राचीन व तत्कालीन संविधानों का संग्रह किया, पहले उनको कलेक्ट किया, फिर उनका अध्ययन करते हैं एक एक का। तो लोग माना जाता है कि उन्होंने 158 संविधानों का विश्लेषण किया था उन्होंने अपने टाइम में, आज से 2500 साल पहले। तो जब वो 158 संविधानों का अध्ययन किया, उसके आधार पर फिर वो उन्होंने कुछ सामान्यीकरण के नियम बनाए कि जो भी मध्यम वर्ग से शासित शासन होता है वो सर्वश्रेष्ठ शासन होता है। अभी आप निष्कर्ष में आप जब भी सुनेंगे तो आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनके पढ़ने का जो तरीका है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो इसी तरीके से वो प्राकृतिक विषयों के वैज्ञानिकों के समान पहले तथ्यों का संग्रह करते हैं। जैसे एक वैज्ञानिक होता था, पहले फैक्ट्स वो सारे लाएंगे, फिर उन फैक्ट्स जो भी उनके सामने फैक्ट्स आते हैं 158, फिर उनको क्लासीफाई यानी वर्गीकरण करेंगे, फिर उनके बाद उनके कार्य कारण संबंधों की विवेचना करेंगे, उसके बाद आप निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। और यही विज्ञान में भी पढ़ने का तरीका, और दुनिया में आज भी जो लोग विज्ञान पढ़ रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, उनका तरीका यही है कि हमेशा इस तरीके से जो है निष्कर्ष पर पहुंचना जरूरी है। तो उनके निष्कर्ष जो होते हैं वो अनुभव मूलक होते हैं, एम्पिरिकल होते हैं, अनुभव मूलक, उसमें फैक्ट्स है, फिर उस तथ्यों पर आधारित है, फैक्ट्स पर आधारित होने के कारण यथार्थवादी है, ठीक है ना। और वो अनुभव मूलक और फैक्ट्स बेस्ड। अनुभव मूलक होते हैं आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस चीज़ को, इंसान अपने समाज में रहकर उनको एक्सपीरियंस कर रहा है, देख रहा है, वो उसके अनुभव का अंग है, ठीक है। और उसके बाद फैक्ट बेस्ड है, फिर इसलिए क्या है वो वास्तविकता के ज़्यादा करीब है। तो यथार्थवादी होने के कारण व्यवहारिक भी है, प्रैक्टिकेबल है, मतलब अर्थात ये है कि क्योंकि ऐसा समाज है उनके सामने, ऐसा ही राज्य है, ऐसी ही राजनीति होती है। तो ये जो यथार्थवादी दृष्टिकोण जब आप अपनाते हैं तो आप उससे काल्पनिक नहीं बन पाते, आप काल्पनिक नहीं बन पाते। यही वजह है कि आपको जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है तो आप उसके अंदर जाते हैं और इंसान उसको समझने का प्रयास करते हैं, और यही तरीका जो है वो वैज्ञानिक पद्धति की ओर आपको लेकर जाता है। और ये जो होता है, जैसे जो वैज्ञानिक होता है वो रेडिकल नहीं होता, क्रांतिकारी नहीं हो पाता, क्योंकि वो अनुभववादी होने के कारण अपनी रचनाओं को वैज्ञानिकता बनाए रखने में सफल रहता है। और प्लेटो के यहाँ आपको वैज्ञानिकता नहीं मिलेगी। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्लेटो की पद्धति और अरस्तु की पद्धति में भिन्नता कहाँ पर आ रही है। अभी आप इस वीडियो में सिर्फ इतना जानिए कि निगमात्मक पद्धति क्या होती है और आगमन पद्धति क्या होती है। निगमात्मक पद्धति प्लेटो की थी और आगमन पद्धति अरस्तु की थी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में हम दूसरी बात करते हैं। थैंक यू सो मच।